बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। हम चाहते हैं जी आप भी ठीक ठाक रहें, आपके बच्चे भी ठीक ठाक रहें, आपकी फैमिली तंदुरुस्त रहें। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस लाइफस्टाइल मॉडिफाई थोड़ा सा कर लें तो बहुत सारी चीज़ों से आप महफूज रह सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि जी वो लाजिम व मलजूम होती हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, अभी कैंपेन चली पोलियो के हवाले से, जी जो पोलियो के इंजेक्शन लगने थे, लोगों की वही बातें, वही सवालात, उस पर आप प्रोग्राम भी कर लिया मैंने, बट अगेन क्योंकि मेरी बच्ची के स्कूल से भी मैसेज आया और उन्होंने पूछा, तो बहुत सारे लोगों की जानिब से, बहुत सारी पेरेंट्स की जानिब से नो का मैसेज आया कि जी वो नहीं अपने बच्चे को ये इंजेक्शन लगवाना चाह रहे। अब सवाल फिर वहीं चला गया, जी आपने वो जो वैक्सीन लगाना शुरू की थी, शायद ये कोई प्रोपेगेंडा है, शायद ये कोई ऐसी कैंपेन चलाई जा रही है कि जी आगे चल के बच्चों के साथ मसाइल हो, पता नहीं क्या क्या बातें इसके साथ जोड़ी जा रही हैं। पढ़े लिखे लोग हैं जी आप, थोड़ी सी अगर आप रिसर्च कर लें, थोड़ा सा आप डिटेल में जान लें कितना ज़रूरी है। अच्छा, अब उसका नतीजा अब आया जी, पोलियो वायरस फिर पाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जानिब से रेजिस्टेंस सामने आई, क्योंकि वो ड्रॉप्स होते थे, इंजेक्शन क्यों लेकर आए, ये बहुत सारे सवालात आ गए। अच्छा जी, अब लड़कों को भी क्यों लग रहे हैं, ये वाले सवालात सामने आ गए। इसके बाद अब शहर में चल रही है जी खसरा और रुबेला के हवाले से मुहिम। उसमें अब आप ये देखें कि बहुत ज़रूरी है ये आपके बच्चों को इंजेक्शन लगवाना। ये लगाए जा रहे हैं जी 1 साल से 5 साल की उम्र तक के बच्चों को। तो हम ये प्रोग्राम इसलिए रखते हैं स्पेशली ताकि आप लोगों को बताएं कि ये इनसे वबाई अमराज से आपने अपने बच्चों को महफूज क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है। ये जो वैक्सीन है इसका रोल क्या होता है ये आपके बच्चों के लिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा हमने तो कभी नहीं सुना था, वो जो बच्चों को वैक्सीनेशन कराते हैं जी वो तो उनकी कंप्लीट हो चुकी है, अब उसके बाद क्यों हम इंजेक्शन लगाएं। ये सवालात जो हैं मेरे जहन में भी थे, मैंने भी इनका जवाब ढूंढा, आज आपके साथ भी शेयर करेंगे। आज के खुसूसी इस सेशन में बात होगी वैक्सीनेशन के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं आपकी कॉल शामिल की जाएगी। वैक्सीनेशन के हवाले से करना चाहते हैं वेल एंड गुड, लेकिन इसके अलावा भी अपने बच्चे की सेहत के हवाले से आप कोई भी सवाल करना चाह रहे हैं, आपका बच्चा बीमार है, गला खराब है, आजकल जो वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं, बार बार दवाई देने के बावजूद भी नहीं फर्क पड़ रहा, मेरे साथ खुद ये हुआ है जी, 4-5 दिन मेडिसिन दे दी कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर वो 5-6 दिन बाद खुद ब खुद जो है वो थोड़ी सी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है। खैर, कोई भी सवाल करना चाह रहे हैं अपने बच्चे के हवाले से आप हमें कॉल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से कोई सवालात आपके जहन में हैं आप कॉल कर सकते हैं। 1 साल से 5 साल तक का आपका बच्चा है तो ज़रूर उसको खसरा और रुबेला की मुहिम चल रही है, अपने करीबी हॉस्पिटल में जाएँ, करीबी मराकज़ सेहत में जाएँ। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप राब्ता कर सकते हैं जी, हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, अपने करीबी सरकारी हॉस्पिटल में जाके पूछ सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं जी। प्रोफेसर डॉक्टर नासिर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, अपने प्रोग्राम में उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा खसरा और रुबेला, क्योंकि अभी ये कैंपेन चल रही है तो हम सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं, ये दोनों बीमारियाँ हैं क्या और वैक्सीनेशन की अहमियत क्या है? देखिए, खसरा और रुबेला दो बीमारियाँ, एक को खसरे को वैसे इंग्लिश में वो अगर मीजल्स कहते हैं तो रुबेला को जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, तो यानी दोनों मिलती जुलती बीमारियाँ, थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों में। खसरा जो सी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है इन द सेंस के बच्चों के लिए कि जब वो होती है तो बुखार, जिस दाने निकलने से पहले 2-3 दिन पहले बच्चों को बुखार हो जाता है, 103, 4, 5। पेरेंट्स परेशान होते हैं, इनके डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं कि इतना बुखार है, इसका पता नहीं लग रहा क्या वजह है, ना वॉमिटिंग है ना मोशन है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, पहले 2-3 दिन आपकी स्किन पे कुछ रैश नहीं निकलता। हाँ, रैश नहीं निकलता। अच्छा। फिर 2-3 दिन के बाद जाके बॉडी पे रैश निकलना शुरू होता है। जब रैश निकलता है फिर पता लगता है कि ओहो ये तो खसरा निकल रहा है। अच्छा, इन वायरल इन्फेक्शंस का ये तो ना इनकी स्टेजेस होती हैं। लाइक अगर वायरस किसी के अंदर गया है, अंदर जाके पहले वो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब वो कंप्लीट अपना साइकिल कंप्लीट करता है ना, फिर वो उसके आसार सामने आते हैं, वो कोई 10-12 दिन के बाद आते हैं। यानी कांटेक्ट, इसीलिए लोगों को जब कई दफ़ा पूछते हैं ना कि जी आपको बच्चे को किसी खसरे वाले बच्चे से या मरीज़ के साथ काउंटर तो नहीं हुआ या कोई कांटेक्ट तो नहीं हुआ, वो कहते हैं जी बिल्कुल नहीं हुआ। उनको भूल ही जाते हैं कि 10-12 दिन पहले वो किसी जगह, किसी मार्केट में गए हैं, किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में, किसी OPD में। पास से गुजर जाना भी, वो बिल्कुल पास से बिल्कुल गुजर जाने से मुराद होती है कि से फॉर एग्जाम्पल इसके जो मैं भी आपको बताऊँगा कि कंटेजियस है ना बहुत ज़्यादा। ये वायरस जौन से अगर कोई बच्चा जिसको जब वो इन्फेक्शियस स्टेज में होता है, जब वो वायरस को स्प्रेड करता है, बीमारी को स्प्रेड कर रहा होता है, जब वो खांसी करता है या छींके मारता है या कुछ भी होता है, तो वो जो वायरस है वो एयर में 2 घंटे सर्वाइव करता है।
मतलब बच्चा वहां से चला भी गया? हाँ, बच्चा चला भी गया। ये तो हम कोविड के बारे में सुनते थे डॉक्टर साहब। ये भी 2 घंटे सर्वाइव करता है। अच्छा। ये वायरस एयर में 2 घंटे सर्वाइव करता है। उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप किसी शॉप में गए हैं, कोई घंटा पहले कोई बच्चा वहां पे गया, खांसी कर रहा था, छींके मार रहा था, और उसको भी पता ही नहीं, उसके बाद कोई आके बैठा है, 10 मिनट बैठा है, 15 मिनट बैठा है, और वो बच्चा यहाँ बड़ा इम्यून नहीं है, वैक्सीनेशन उसकी नहीं हुई, तो उसको 10-12 दिन के बाद खसरा निकल आएगा। इसलिए इसको मतलब इस तरह इसका ये प्रॉब्लम ये है। वैक्सीनेशन का रोल यानी बहुत अहम है। हाँ, असल में वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में जो इसका वैक्सीनेटेड होगा ना, जब इसको वैक्सीनेशन हो जाती है, जिसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, वो फिर अगर वहाँ पे बैठेगा या वो इन कांटेक्ट आएगा तो उसको नहीं होगा। अच्छा। उसको फिर नहीं होगा। अच्छा, इसमें यह है कि क्योंकि ये निकलता है फिर बुखार 103, 4 और इस तरह दाने सारे जिस्म पे निकल आते हैं। जो तो वैक्सीनेटेड होते हैं उनकी तो बीमारी हो जाती है जल्दी ख़त्म, अगर इन केस निकल भी आए 2-3 दिनों में वो ठीक हो जाते हैं, थोड़ा बहुत दाने निकले, रैश निकला या कोई। लेकिन जिन्होंने जो वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं उनको इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस इसकी बड़ी सीवियर होती हैं। मीजल जो सी ना एक बड़ी जानलेवा बीमारी है, अल्लाह ताला क्योंकि लोग अभी चूंकि वैक्सीनेशन हो के लोगों में कम हो रहा है, फिर भी बहुत हो रहा है। आप कह रहे हैं जानलेवा, यानी इससे जान भी जा सकती है? जी, इससे जान भी जा सकती है। यानी अगर देखें ना 1960s में 70s में जब ये वैक्सीन नई नई स्टार्ट हुई थी, अभी नहीं मिली थी लोगों को, तो उस वक़्त सालाना कोई 30-35 लाख लोगों की डेथ होती थी इससे, 1 साल में। हाँ जी, 1 साल में। और ये उस वक़्त की बात है जब पॉपुलेशन आज की पॉपुलेशन से 1/3 थी। यानी आप उसको मल्टीप्लाई करें, अगर कहीं अभी भी वैक्सीनेशन ना हो रही हो तो साल में 1-1.5 करोड़ बच्चों की डेथ हो सकती है अगर दुनिया वैक्सीनेशन करानी छोड़ दे इसकी। अभी भी 1 लाख के करीब बच्चों की डेथ होती है दुनिया में। अब वो लोगों का सवाल जो मुझसे लोगों ने पूछा, जी अच्छा जी हम तो ये करते जी, वो जो बच्चों की वैक्सीनेशन 1 साल में पूरी हिफाजती टीकों का कोर्स होता है वो मुकम्मल करा लिया, उसमें ये टीका लग गया, अब क्यों लगवाएं? देखें, ये जो कंपेन गवर्नमेंट चलाती है ना, एक तो पहली बात तो ये है कि सोसाइटी में सारे बच्चों ने वो टीका लगवाया नहीं होता, पूरी वैक्सीनेशन नहीं ना करवाई होती, बहुत सारे मिस कर रहे होते हैं। मैं आपको अगर स्टैटिस्टिकली बताऊंगा ना तो शायद लोगों के लिए समझने आसानी हो। अगर इस वक्त 5 साल से कम बच्चे 3 करोड़ हैं पाकिस्तान में, 3 या 3.5 करोड़, ठीक है। अगर हम कहते हैं 10% बच्चे रह गए हैं तो इसका मतलब 35 लाख बच्चा तो फिर भी रह गया। अगर हम कहें 1% रह गया तो 3.5 लाख बच्चा फिर भी रह गया। अब 3.5 लाख बच्चा अनवैक्सीनेटेड हो, सिर्फ 1% अभी मैं कह रहा हूँ आपको, जबकि ये नंबर ज़्यादा है, 1% से ज़्यादा लोग अनवैक्सीनेटेड हैं। अगर 1% भी अनवैक्सीनेटेड रह गया तो 3-3.5 लाख बच्चा अनवैक्सीनेटेड रह गया। वो जो बच्चा जब वो बच्चा इन्फेक्शन एक्वायर करेगा ना तो वो लोगों को स्प्रेड करेगा। सही। इसलिए कंपेन चलाते हैं कि उस कंपेन में आल्दो लोग क्लेम करते हैं या बहुत सारे लोग लगवा भी लेते हैं, 80% 90% भी लगवा लेते हैं, 90% भी लगवा ले, बहुत सारे लोग रह जाते हैं। इस कंपेन में होता है कि इन वन गो सारों को लगा दें, जिसको लगी है उसको भी लगा दें, जिसको नहीं लगी उसको तो मस्ट लगनी चाहिए, और जिसको लगी है उसका यह फायदा होगा कि उसमें इम्यूनिटी बनी होगी ना, इम्यूनिटी बनी होगी, एक टीका एक्स्ट्रा लगेगा, उसकी इम्यूनिटी और बेहतर हो जाएगी, वो और स्ट्रांग हो जाएगा। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई बंदा कहता है जी मैंने कोर्स किया हुआ है, मैंने तो ये सारा कुछ पढ़ा हुआ, उसको कहते हैं भाई कोई बात नहीं 5 साल हो गए ना पढ़ाई किए हुए, 2 हफ्ते का रिफ्रेशर कोर्स करा दो कंप्यूटर का। वो कहते हैं मैंने तो पढ़ा हुआ, लेकिन जब वो रिफ्रेशर कोर्स करता है तो उसको पता लगता है बहुत सारी नई चीज़ें आ गई थी, मेरा नॉलेज बेहतर हो गया है, मैं दोबारा अपडेट हो गया हूँ। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन का भी इस तरह ही होता है। 5 साल पहले जो वैक्सीन लगी होती है कुछ इम्यूनिटी कम हो चुकी होती है, अब एक टीका और लगता है तो इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो जाती है उससे। डॉक्टर साहब मुझे ये भी बता दीजिएगा, इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं जो लोगों को डर लगता है? एंड सेकेंडली अभी क्योंकि वायरल इन्फेक्शन चल रहा है ना, बच्चों को नज़ला जुकाम बुखार है, उसके साथ आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं, सेफ है? देखें, साइड इफेक्ट इसका कोई मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं, छोटा मोटा जैसे टीका लगा वहाँ पे पेन हो गई, बच्चा रो पड़ा, रेडनेस हो गई या हल्का सा बुखार हो गया, ये तो बिल्कुल माइनर साइड इफेक्ट है। और हल्का फुल्का बुखार होने का मतलब होता है कि बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, हाँ बॉडी आपकी ठीक है, एक चीज़ बाहर से आई है। फीवर जो सा होता है एक तरह से रिस्पॉन्स होता है ना, जो जरासीम आते हैं बाहर से उनको बॉडी रिस्पॉन्स करती है। अगर किसी को जरासीम आए हैं उसको बुखार होता है थोड़ा सा, तो इसका मतलब आपकी बॉडी ठीक काम कर रही। अब कुछ बच्चे या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैंसर की दवाइयाँ ले रहे होते हैं या जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनकी इम्यूनिटी सप्रेस हो चुकी होती है, उनको इन्फेक्शन होती पता नहीं लगता, हमें भी नहीं पता लगता। अच्छा। उनको नमूनिया हो जाता है, वो कहते हैं सांस नहीं आ रहा, हम कहते हैं बुखार हुआ जी, बुखार नहीं हुआ, जब एक्सरे करा के देखते हैं तो पता लगता है आधा लंग उड़ा हुआ है, इसलिए कि उसकी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही। इसलिए अगर किसी को इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ा बहुत बुखार होता है तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि इसका मतलब है कि आपकी बॉडी बेहतर है, आपकी बॉडी काम कर रही है। और जहां तक आपने ये कहा था कि इसका वायरल इन्फेक्शन चल रहा है आजकल, नज़ला जुकाम बुखार है ना, तो लोग कहते हैं अच्छा कैंपेन चल रही है तो बच्चा अभी ठीक नहीं है, हमें नहीं लगता। हाँ, उसमें ना 2 चीज़ें होती हैं। अगर किसी को सिंपल स्नीजिंग है, कफिंग है
वो वायरल इन्फेक्शन ज़रूरी तो नहीं है और आमतौर पे नहीं होती। अगर किसी का ख्याल है ना कि फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन है, उसमें तो जब फ्लू होता है तो उसमें तो सर बुखार भी, खांसी, ज़ुकाम, बॉडी पेन्स, एक्स, और अगर किसी को जस्ट स्मोक से डस्ट से एलर्जी है तो उसको तो वैसे छींके खांसी आ रही है, उसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आ रही है तो लगवाए, उसको तो लगवाना बेहतर है। 5 साल की उम्र में मीजल कभी भी हो सकता है या इस एज के बाद भी खतरा इसका बरकरार रहता है? देखें, अगर तो किसी को कोई वैक्सीनेटेड नहीं है और उसको पहले कभी मीजल नहीं हुआ, इम्यूनिटी नहीं है, तो उसको जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अच्छा। उसको 40 साल में भी हो सकता है, 50 साल में भी हो सकता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जैसे कंट्री में, हम उन कंट्रीज में डेवलप, जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा मीजल्स होता रहता है, तो लोग एक्सपोज होते हैं, थोड़ा बहुत होकर उनकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है। तो आम तौर पे फिर बड़ी एज में तक जाते जाते किसी ना किसी बच्चे को हुआ होता है ना, वो थोड़ा बहुत एक्सपोजर के साथ ना इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। उनको नहीं होता, लेकिन अगर कोई इम्यून नहीं है तो उसको हो सकता है। एक तो जो वैक्सीनेटेड नहीं है उसको ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, और सेकेंडली है कि अगर से फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था कि उसने वैक्सीन कराई है और उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया ड्यू टू एनी रीज़न, कमज़ोरी की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, किसी और बीमारी की वजह से, और उसमें इम्यूनिटी नहीं बनी या एंटीबॉडीज़ ही नहीं बनी, तो वो बिल्कुल वो उसको भी हो सकता है। और होता भी है लोगों को, होता है, बड़ों को भी हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है। मेरे घर में भी ऐसी एक मिसाल थी, मैं आपसे आकर ज़रूर शेयर करूंगी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो इस तमाम गुफ्तगू का मकसद ये है कि अपने बच्चों को 5 महीने से 6 महीने से 5 साल की उम्र तक के बच्चों को वैक्सीनेशन ये वाली लाजमी कराएं। अदरवाइज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत बड़ा खतरा है, ये जानलेवा भी है। खुदा ना खास्ता वैक्सीनेशन के बाद भी अगर आपके बच्चे को हो जाता ना, तो वो इतनी सीवियर कंडीशन में नहीं होता, आपका बच्चा, उसकी ज़िंदगी महफूज रहती है। डॉक्टर साहब, पहचान इसकी क्या है? क्योंकि अभी मंकी पॉक्स के केस भी रिपोर्ट हुए और उसमें भी ऐसे दाने बनना शुरू होते हैं स्किन पर। ठीक है। अगर हम मीजल्स की बात करें तो वो भी यही चीज़ है, तो हमें पता कैसे चलेगा ये मीजल है? अच्छा, इससे पहले ना मैं एक और चीज़ थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि जैसे ना 6 महीने से ऑनवर्ड्स रूटीन में खसरे का टीका 9 महीने पे लगता है। अच्छा। पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में लगता है 1 साल पे जाके, ठीक है ना। पाकिस्तान में 9 महीने पे लगता है, डेवलपिंग कंट्रीज में। अब इस वैक्सीन में, इस मुहिम में 6 महीने से लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि असल में जिनकी माएँ प्रोटेक्टेड थी ना मीजल से, उनको छोटे होते वैक्सीनेशन हुई थी, उनकी बॉडी में इतनी एंटीबॉडीज थी या कुव्वत मुदाफ़त इतनी स्ट्रांग थी कि उनका बच्चा पैदा होने के साल तक प्रोटेक्टेड था, और बाकी दुनिया में प्रोटेक्टेड होता है। अच्छा। उनके बच्चों को साल तक खसरा नहीं निकलता। पाकिस्तान में चूंकि डाउट था कि माएँ प्रोटेक्टेड हैं, मसला यहाँ से शुरू हो जाता है, प्रेगनेंसी से शुरू हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 9 महीने पे लगा रहे थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि 7 महीने के बच्चे को भी खसरा हो रहा है, 6 महीने के बच्चे को भी हो रहा है, 8 महीने को भी हो रहा है, जिसका मतलब है कि उनकी माएँ भी प्रोटेक्टेड नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों को कुव्वत मुदाफ़त ट्रांसफ़र ही नहीं की। इस वजह से इस कैंपेन में 6 महीने से ऑनवर्ड लगा रहे हैं सारों को, ताकि उनकी माएँ जो कि प्रिज्यूमेबली अनप्रोटेक्टेड हैं, उनके बच्चे भी प्रोटेक्टेड नहीं हैं, तो इसलिए उनको 6 महीने पे लगा रहे हैं। फिर उसके बाद 9 महीने पे या साल पे लगाएंगे, फिर 15 महीने पे, इस तरह करके। देखो ना, बाकी दुनिया में तो बड़े अरसे से चूँकि कंपलसरी वैक्सीनेशन की वजह से उनके बच्चों को तो ये मसले बन ही नहीं रहे। जी बिल्कुल ऐसे अब जैसे कई मुल्कों ने टीबी का टीका लगाना बंद कर दिया। वो कहते हैं हमारे पूरे कंट्री में टीबी नहीं है, तो हमने टीबी का टीका क्यों लगाना है। लोगों ने हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना बंद कर दिया। वो कहते हैं हमारे लोग तो हैं ही इससे, मतलब वो इम्यून है। अच्छा, सेकेंडली आपने पूछा मीजल्स का, जो मीजल्स के दाने जो उनसे, मीजल्स के जो दाने होते हैं ना, वो तो बिल्कुल जैसे रेड छोटे छोटे दाने होते हैं, सुरख किस्म के छोटे छोटे। पहले एक तो हाई ग्रेड बुखार होगा, फीवर होगा, खांसी होगी, आंखें लाल हो जाएंगी, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद दाने निकलना शुरू होते हैं, जो पहले चेहरे से निकलेंगे, फिर पूरी बॉडी पे स्प्रेड करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं रेड किस्म के, फिर वो फैल जाते हैं। ये तो खतरा हो गया। फिर सेकंड है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स की कन्फ्यूजन है चिकन पॉक्स के साथ। अच्छा। चिकन पॉक्स जिसको उर्दू में लाकड़ा काकड़ा कहते थे ना रूटीन में, उनके दाने और चिकन मंकी पॉक्स के दाने, क्योंकि दोनों पॉक्स है ना, पॉक्स का मतलब छोटा सा दाना बॉयल सा, वो दोनों मिलते जुलते हैं। लेकिन उसमें यह है कि जो मंकी पॉक्स का ना, एक तो वो बहुत बड़ा दाना होता है और गहरा होता है और काफ़ी दिन परसिस्ट करता है। चिकन पॉक्स का छोटा होता है और वो जल्दी आते हैं, जल्दी रिजॉल्व कर जाते हैं। ठीक है। और सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मंकी पॉक्स, जैसे एज फ्रॉम द नेम मंकीज, ये चूँकि पहले मंकीज में था वायरस, मंकीज से ट्रांसफ़र हुआ है इंसानों में, उन लोगों में जो उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या जो उनके साथ उनकी केयर में जिस तरह भी इन्वॉल्व थे,
उनमें ट्रांसफर हुआ है और होके उन लोगों में आया है ज्यादा। जबकि चिकन पॉक्स एनिमल्स में नहीं होता, चिकन पॉक्स ह्यूमन से है, ह्यूमन जो ह्यूमन ट्रांसफर है। ठीक है। तो जिसका अगर एनिमल से कोई एनकाउंटर नहीं है या किसी ऐसी पेशेंट के साथ एनकाउंटर नहीं रहा जो जिसको मंकी पॉक्स हुआ, तो उसको मंकी पॉक्स लेस लाइकली है, लेकिन फिर भी हो रहा है। ज़ाहिर है दुनिया इतनी छोटी हो गई है। मुझे ये बता दें कि इसका इलाज क्या है मीजल्स का? देखिए खुदा न खासा किसी बच्चे को हो जाता है तो हमारे यहाँ फिर वो घरेलू टोटके, मिथ्स, डॉक्टर की बात को आप थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, घर में जो सब लोग कह रहे होते हैं वो ज्यादा कर रहे होते हैं, क्या करना है? एक तो देखो मिथ्स जो सी ना वो ये है कि मीजल्स के बच्चे को, जैसे मैंने आपको बताया, बुखार होता है ना 102, 3, 4, 5 डिपेंडिंग अपॉन एज, और उसका 105 बुखार भी होता है। मसला उस पर ये होता है कि लोग कहते हैं जी अब खसरा निकल आया ना, इसको बाहर नहीं निकालना, इसको लपेट लेना है। पहले 103 बुखार होता है, लोग 2 कंबलों में लपेट लेते हैं, चाहे गर्मी भी हो फिर भी लपेट लेते हैं, गर्मी में भी लपेट के 102 से बुखार 105 कर लेते हैं। वो जब 105 में बच्चे को झटके लगना शुरू होते हैं ना, फिट्स होना शुरू होते हैं, फिर लेके हॉस्पिटल आते हैं, हम कहते हैं बच्चे को खोलो तो सही। नहीं जी हमारे बड़ों ने कहा था बच्चे को लपेट लें, वो लपेट ही रखते हैं। हालांकि लपेटना तो किसी भी बुखार में लपेटेंगे तो बॉडी का जो अपना टेम्परेचर है, हीट है, वो ही बाहर नहीं जाएगी। वो बाहर नहीं जाएगी तो आपको और गर्म कर देगी, और गर्म कर देगी ना। तो सबसे पहले तो ये एक मिथ जो है ना कि लोग लपेट ही रखते हैं बच्चों को, लपेटना तो नहीं होता ना। और इसका इलाज, चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन है, देखें इस कुछ जो वायरल इन्फेक्शन है ना जितनी, उनके इलाज से तो ज़्यादा उनकी प्रिवेंशन ही है। जब किसी को मीजल्स हो गया, मीजल्स अब सिंपल मीजल्स है या उसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई, कॉम्प्लिकेशन से मुराद है कि मीजल्स वालों को निमोनिया हो जाता है बहुत सारे बच्चों को जो अनवैक्सीनेटेड होते हैं। उनको इंसेफेलाइटिस, जिसको आप उर्दू में आम कह सकते हैं जी, गर्दन तोड़ बुखार टाइप चीज़ हो जाती है, बच्चे अनकॉन्शियस हो जाते हैं, झटके लगना शुरू हो जाते हैं, उनके कानों में इन्फेक्शन हो जाती है, कानों से रेशा आना शुरू हो जाते हैं। अब इसका इलाज होता है कि जो जो बीमारी उसकी होती जाती है ना कॉम्प्लिकेशन, हम फिर उसका इलाज करते जाते हैं। अगर निमोनिया हो गया तो फिर ज़ाहिर अगर ज़्यादा होगा तो उसको दाखिल करेंगे, उसको ऑक्सीजन देंगे, उसको IV फ्लूइड्स देंगे, उसको IV एंटीबायोटिक देंगे डिपेंडिंग अपॉन के कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं हो गई। अगर किसी को डायरिया लग गया तो फिर भी उसको फ्लूइड देंगे, उसका पानी रिप्लेस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस। अगर किसी को झटके लग रहे हैं तो झटकों की दवाइयाँ देंगे। यानी इसका इलाज फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से चलता है, आसान नहीं है। जैसे सिंपल गला ख़राब का इलाज है ना, गला ख़राब का या खांसी का, नहीं दवाई है इसकी कोई। लेट्स सपोज माइनर सा मीजल्स हुआ, कुछ दाने बने, बच्चे को बुखार चढ़ा है, तो इसमें क्या मेडिसिन? इसकी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं होती। आपने उसको अकॉर्डिंग टू द नीड उसको पैरास्टामोल टाइप देना ताकि बॉडी में पेन्स एक्स ना हो, उसको पानी की कमी ना हो, उसको पानी, लिक्विड, जूसेस वो देने हैं, उसको एक्सपोज करके रखना है ताकि बहुत बुखार ना चढ़ जाए। और शुरू के पीरियड में बाकी अगर छोटे बच्चे अनवैक्सीनेटेड, उनसे इसको सेपरेट रखना है। ये नहीं कि इकट्ठे सो रहे हैं, अगर सोएंगे तो बारी बारी सारों को निकल आएगा। इसका मीजल्स का एक बड़ा मसला है ना, जो जिसकी वजह से हम कहते हैं प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि अगर मीजल्स के बारे में कहते हैं कि ये इट्स वन ऑफ द हाईली कंटेजियस डिजीज़ इन द वर्ल्ड। एक बच्चा 10 बच्चों को लगाता है। अगर 10 बच्चे अनवैक्सीनेटेड है ना तो उन 10 को ये मीजल्स लगाएगा, लगाने के बाद ये खुद ठीक होगा। तो इस वजह से इसको तो बचाना ही बहुत ज़रूरी है ना, इससे बचना भी बहुत ज़रूरी है। सही। तो डॉक्टर साहब कितने दिनों में ये ठीक हो जाता है? देखें अगर इसका कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो 6, 7, 8 दिन लगते हैं। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व कर जाता है। इसकी जो है खांसी, बुखार ठीक होना शुरू हो जाता है, जो रैशेज़ हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। खांसी की दफ़ा हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते भी रहती है, क्योंकि ज़ाहिर जो इरिटेशन होगी लंग्स के अंदर, जो आप कह लें कि प्रॉब्लम हुआ है, उससे चलती रहती है। सेकेंडली इसमें यह है कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, मीजल्स से ना कुछ और अदर वायरल इलनेसेस की तरह आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। जब ये सप्रेस कर देता है ना, एक दफ़ा तो मीजल्स ठीक हो गया 1 हफ्ते, 10 दिनों में, 15 दिनों में, लेकिन नेक्स्ट 2 से 3 महीनों तक बच्चे ज़्यादा बीमार होते रहते हैं। मैं यही आपसे पूछने लगी थी, जैसे डेंगू हुआ तो उसके बाद लोगों को ना अब कमर में दर्द रहना, थके रहना, हर टाइम जो है वो लो फील करना, इसके बाद भी कुछ ऐसे असरात रहते हैं बच्चों को? बिल्कुल सही। देखें ये जो वायरल इन्फेक्शंस होती है ना, वायरसेस, ये कोई सैकड़ों में तो होते नहीं, लाखों में भी नहीं होते, बिलियंस में होते हैं। आपकी बॉडी में बिलियंस का नंबर हो और वो सर्कुलेट कर रहे हैं आपके ब्लड में, आपके लंग्स में, आपके लिवर में, आपकी किडनीज में, हर जगह सर्कुलेट कर रहे हो, तो वो आपके पूरी बॉडी के सारे सेल्स को कुछ ना कुछ डैमेज करते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया जी। हमारे साथ एक कॉलर है बिलाल जी। बिलाल सवाल कीजिए। कॉल ड्रॉप हो गई है जी, आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। वैक्सीन कितने की मिल जाती है मार्केट से? देखिए जो तो मीजल्स की वैक्सीन है वो तो गवर्नमेंट बड़े अरसे से फ्री लगा रही है,
और वो फ्री लगा रही हूँ ना, लोग इंपॉर्टेंस नहीं समझते, तो मैं इसीलिए जानना चाह रही हूँ कि हम बता दें कि इतने की है तो गवर्नमेंट का आप शुक्रिया अदा करें, बजाय इसके कि आप उससे डिफरेंट बातों को जोड़ी जा रहे हैं। अच्छा, ये अगर देखें, अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं मीजल्स की प्राइवेट सेटअप में जाके लगवाएंगे तो 4-5 हज़ार की तो लगेगी ना। अब जाएंगे डॉक्टर के, जाएंगे डॉक्टर की फी पे करेंगे और सारा कुछ सेगमेंट ऐसे भी है लोगों के कि मुझे वो कहते हैं जी सरकारी अस्पतालों में जो मिल रही है, जो फ्री मिल रही है वो तो कॉम्प्रोमाइज है, वो सही नहीं है, तो वो पैसों की खरीद के लगा लेते। चले लगा लें, लगा तो ले। हिना है कॉलर हमारे साथ जी, सवाल कीजिए। हाँ जी, मैं अहमद बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। तो मैंने ये पूछना था कि ये तो चलिए आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने ये पूछा कि बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है और इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या की जाए। एक तो मेरा ये सवाल है, और दूसरा मेरा ये सवाल है कि ये अब कंपेन तो इतनी चल रही है तो फिर भी ये इतना वायरल है, तो इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि अभी भी इतना वायरल है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहिए? इनका क्या कैंपेन तो इतनी चल गई फिर भी ये इतना वायरल है? नहीं, पहला सवाल क्या था? इन्होंने 2 सवाल किए ना। इन्होंने पहला सवाल ये किया कि जी आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं अच्छी चीज है, और इसके साथ साथ ये बता दें कि इसकी एहतियात क्या, बचना कैसे। हाँ देखें, इसकी एहतियात तो यही है कि वैक्सीन, इसकी जो मीजल्स की एहतियात है ना, वो तो वैक्सीन ही है। अगर आप कहेंगे कि जी बगैर वैक्सीन के, हम कहेंगे जी क्लास में अगर सारे बच्चे 40 में से 20 बच्चों को अनवैक्सीनेटेड है तो हम बच जाएंगे, तो बच नहीं सकेंगे, फिर नहीं हम बच सकेंगे। इससे बचाव की तो वैक्सीनेशन ही है। बचाव अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू पूछे ना एहतियात से, प्रिवेंशन, तो वो फिर वैक्सीन, वो सिर्फ वैक्सीन है। वैक्सीन है या बच्चे की अच्छी सेहत है, या फिर जितनी वायरल इन्फेक्शन है, बाकी इन्फेक्शन है ना, उसमें यही है कि आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग हो। इस सीजन में जब आपको वायरल इन्फेक्शन हो तो मास्क इस्तेमाल करें। मार्केट में जाना है, किसी खुली जगह पे, इस तरह की जगहों पे जाना है, क्लास में, तो फिर आप मास्क इस्तेमाल करें अगर बाकी बच्चों को खांसी है। सेकंड, इनका सवाल था कि इतनी कंपेन भी चलती है फिर भी क्यों फैलता है। देखिए उसका जवाब मैंने पहले जब शुरू में स्टैटिस्टिक्स का बताया था कि अगर फर्ज करो पूरे पाकिस्तान में 3 करोड़ बच्चे हैं, 10% भी रह गए तो 35 लाख है, 3 करोड़ का 30 लाख है, ऐसे ही है। और 1% भी उसका 3 लाख बनता है। ठीक है ना। अगर इतने ज्यादा बच्चे और इतने रह जाते हैं, वैक्सीनेशन का जितना भी करें, लोग नहीं आते, पहुंचते नहीं, कहते हैं घर बच्चा बीमार हो गया, करते कराते हर शहर में हजारों बच्चे हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। जब वो अनवैक्सीनेटेड बच्चे को थोड़ा सा भी वायरस लगता है ना, वो पूरा वायरस अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है, उसको की जगह मिल जाती है, और फिर डॉक्टर साहब ने बताया 10 लोगों तक वो पहुंचा के तो फिर वो उसका जो है वो खात्मा होता है। कासिम है कॉलर हमारे साथ, सवाल कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, हमने पूछना था कि जो है ना, एक डॉक्टर साहब गुलाब देवी जी ने लिखा था, टेबलेट लिखी थी, ए रिकमोटिलो का स्प्रे को रोजाना, वो चेस्ट इन्फेक्शन है, अस्थमा का मरीज है, ठीक है, 30 साल उसकी एज है। क्या एज बताई आपने? सालमी कोड। जी एज क्या बताई आपने? मैडम सालमी कोड जो है ना, एक उन्होंने लिखा है पंप सांस के लिए। बच्चे की एज क्या है, उम्र क्या है बच्चे की? अच्छा, मैं क्वेश्चन ठीक से नहीं सुन पाई हूँ। थोड़ा सा जो मुझे, हाँ, थोड़ा सा जो मुझे हाँ, समझ लगी ना, क्लियर नहीं था। 3 साल शायद। एक तो उन्होंने कहा कि जी शायद मोंटिलोकास एक दवाई लगाई है अस्थमा के लिए, और दूसरा क्या पंप का शायद इनहेलर का। ऐसे ही देखिए डिपेंडिंग अपॉन के अस्थमा का अगर मसला किसी को कितना है, थोड़ा है कि ज्यादा है, सीजन में ना मेरे ख्याल से वो ज्यादा ट्रिगी हो जाता है इस मौसम में स्मोक की वजह से, डस्ट की वजह से, ठंड की वजह से ज्यादा हो जाता है जब मौसम चेंज होता है। तो उसमें ना उस पे उसका कोई एक सेट क्राइटेरिया होता है कि किसको इनहेलर लगाना है कि नहीं लगाना। अगर किसी को फ्रीक्वेंटली हो रहा हो और नाइट टाइम रोजाना खांसी आ रही हो, हफ्ते 2 हफ्ते महीना गुजर जाए, बार बार आ रही हो, तो उसको लगा देते हैं, उसको कहते हैं नेबुलाइज कर ले, पंप के साथ कर ले, वैसे लोगों को लगता है ये बड़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है, ओहो ये तो बचने वाली अब सिचुएशन नहीं, तो ये भी मेरे ख्याल से लोगों को बताना कि ये इससे घबराने वाली बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं लग जाती। बिल्कुल सही, कोई बड़ी बीमारी नहीं लग सकती और इसका कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, कोई मसला भी नहीं होता। आप इसको इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी डोज जाती है इनहेलेशन से, जब आप नेबुलाइज करते हैं ना या इनहेल कराते हैं दवाइयाँ, तो थोड़ी सी जाती है लंग्स तक जाती है, लंग्स में उसको काम करती है, बेहतर रहती है, रादर देन आप इंजेक्शंस लगवाएं या दवाई खाएं। दवाई खाने के फिर भी साइड इफेक्ट थोड़े ज्यादा है, लेकिन जो इनहेलर है या जो नेबुलाइजेशन है उसके साइड इफेक्ट्स कम है। तो इसलिए इजीली अगर किसी को जरूरत बनती है तो उसको जरूर इस्तेमाल करें और उससे प्रिवेंशन देखें ना। बच्चों को हम जो इस तरह की क्रोनिक इलनेसेस हैं जो बार बार होती हैं, उसमें हम क्यों कहते हैं कि ये बच्चा ठीक रहे, इसलिए कि अगर एक बच्चा है हर रोज़ रात को खांसता है, रात सोता नहीं, रात को अगर नींद पूरी नहीं कर सकता, ठीक है ना, रेस्ट नहीं कर सकता, तो उसकी ग्रोथ पे असर पड़ता है। अगर वो एक दफ़ा रात को एक पफ लेके या नेबुलाइज करा के रात सारी सोता है, प्रॉपर खाना खाता है, तो उसकी ग्रोथ बेहतर रहेगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है उसके लिए।
तो ये डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आपका बच्चा अगर रात को मुसलसल खांसी कर रहा है, वो रेस्टलेस रह रहा है, सो नहीं पा रहा, तो फिर उसकी ग्रोथ मुतासर हो रही है। इससे बेहतर ये, और यस वो लोग जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा जी नेबुलाइज कर लिया, मेडिसिन तो बच्चे ने ली नहीं, दवाई से ज़्यादा जल्दी असर होगा, तो ये समझ लें कि मेडिसिन से बेहतर डॉक्टर साहब ने कहा नेबुलाइजर जो डायरेक्ट इनहेल करके बच्चा जो है उस पर लंग्स पे ज़्यादा जल्दी उसका जो है फ़ायदा पहुंच जाता है। अच्छा जी बिलाल है हमारे साथ, कॉलर सवाल कीजिए। जी बिलाल साहब सवाल कीजिए। कॉल ड्रॉप हो गई है जी, आप दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जी। आपकी कॉल्स जो हैं वो हम शामिल कर, साथ साथ हमें कॉल कीजिए, आपका जो कोई भी सवाल है जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं जी। हम आपकी कॉल्स शामिल करेंगे। अगर वैक्सीनेशन के हवाले से भी आप सवाल करना चाह रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सवाल करना चाह रहे हैं अपने बच्चे की सेहत से मुतालिक, कोई वायरल इन्फेक्शन से मुतालिक, आप वो भी कर सकते हैं जी। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रुबेला के हवाले से मैं जानना चाह रही थी, कुछ बताइएगा, ये एक ऐसी बीमारी है? देखें रुबेला भी इसको जैसे जर्मन मीजल्स कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि वो थोड़ा इससे मिलते जुलते हैं, रैशेज उससे कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन रुबेला अदरवाइज एक काफ़ी आप समझ लें कि कम सेवेरिटी की बीमारी है। अच्छा। उस तरह बहुत ज़्यादा शदीद बुखार, बहुत ज़्यादा दाने नहीं निकलते, कई दफ़ा तो थोड़े से दाने निकलते हैं, हल्का फुल्का बुखार होता है, 3-4 दिनों में लोग ठीक हो जाते हैं रूटीन में। लेकिन इसका मसला ये है कि जब ये स्प्रेड करती है और अगर प्रेग्नेंट मदर को इन्फेक्शन हो जाए, स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट 12 वीक्स, पहले 3 महीनों में अगर मदर को रुबेला हो जाए तो 85% चांस है कि बच्चा डिसेबल पैदा होगा। 85% बहुत बड़ा नंबर है। अगर 20% भी होता ना फिर भी बड़ा नंबर है, तो 85 तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर मदर को हो जाए तो उसमें मल्टीपल एनोमलीज होती हैं, जिनमें से एक या ज़्यादा हो सकती हैं, इंक्लूडिंग आंखें ख़राब हो सकती हैं, कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लोकोमा हो सकता है, कंजेंटल हार्ट डिजीज़ हो सकती है, सर का साइज़ छोटा हो सकता है, सर के अंदर पानी हो सकता है। और अगर देखें एक भी बीमारी इनमें से एक भी लग सकती है, ज़्यादा भी लग सकती है। अगर एक भी लग जाए, से फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट के 2 एनोमलीज बन जाती हैं, तो वो जब तक बच्चा जिंदा है, जिंदगी भर का मसला, जिंदगी भर का एक मसला है। यानी छोटे से मसले की वजह से कितना बड़ा अलमिया है, छोटी सी गफलत है। तो वैक्सीनेशन करानी होती है इसकी जैसे एमआर है ना, एमआर में रुबेला की वैक्सीन है ना, मीजल्स और रुबेला है। अगर किसी को हुई है, इंजेक्शन हुआ है, 1 लगा या 2 लग गए हैं, जैसे रूटीन में 2 लगते हैं, 1 साल पे लगता है, फिर 15 महीने पे, या बाहर की दुनिया में। तो डॉक्टर साहब ये जो हमारे बच्चों को अब वैक्सीनेशन लग रही है, ये आगे जाके उनके काम आनी है? जी 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 बिल्कुल, आगे जाके भी काम आनी है। ये जो मीजल्स के 2 इंजेक्शन जब लग जाते हैं किसी को, इसके लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी की नहीं जाती है। लाइफ लॉन्ग से मतलब एटलीस्ट ये ज़रूर है कि 15, 20, 30 साल, 40 साल हो सकता है, 60 साल के बाद किसी को हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इम्यूनिटी कम हो जाए, लेकिन 30, 40, 50 साल इसकी गिनी जाती है कि इसको रहेगी। ये एमआर जो लग रही है, दोनों खसरा और रुबेला दोनों मिक्स करके लगा रहे हैं? खसरा और रुबेला दोनों मिक्स करके लगा रहे हैं। बाकी दुनिया में तो बड़े अरसे से ये एमआर या एमएमआर लग रही होती थी बच्चों को, वो साल पे लगाते हैं, फिर 15 महीने पे लगाते हैं, और कई मुल्कों में फिर 4.5 साल पे भी लगाते हैं। 2 से 3 टीके वो लगाते हैं दुनिया में। इसी वजह से अब देखें ना, वो काफ़ी देर से लग रही है। अब जो रुबेला है, जिसको जर्मन मीजल्स कहते हैं, अब यूएस वाले कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स वाले कि 2003 से ऑनवर्ड हमारे कंट्री में किसी को रुबेला ही नहीं होता। हो मतलब कितनी बड़ी बात है। 20 साल हो गए हैं इस बात को, 20-22 साल हो गए हैं। वो कहते हैं हमने उससे पहले इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनाइजेशन की, वैक्सीनेशन की है, वो हो ही नहीं रहा कि अब हमारी कोई प्रेग्नेंट मदर ये नहीं है कि उसको रुबेला हुआ है तो उन्होंने बंद ही कर दी। हाँ, जैसे कंजेंटल रुबेला सिंड्रोम उसको कहते हैं ना, कि उसके बच्चा डिसेबल पैदा हो, अब हो ही नहीं रहा। नहीं, वो लगा रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं, लेकिन वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है कि उनके अब किसी भी प्रेग्नेंट मदर को ये मसले, इस मसले की वजह से बच्चा डिसेबल पैदा नहीं होता कि उसको रुबेला हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ ये इंजेक्शन लग रहा है, साथ पोलियो के कतरे भी अगर पिलाए जा रहे हैं, दोनों के मुश्तरका इस्तेमाल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मुश्तरका इस्तेमाल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो इसलिए ना कि उनका मतलब एक दफ़ा सारे जा रहे हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे पोलियो का इशू बन जाता है, ऑफ एंड ऑन बनता है, तो वो कहते हैं कि एफर्ट हो रही है। ज़ाहिर है, जब होती तो बहुत बड़ी एफर्ट है ना, हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉइज़ हायर होते हैं, उनके रोस्टर बनते हैं, कैंपेन शुरू कर रहे हैं, उसको डिजाइन करना, हर घर तक पहुंचना, घर तक पहुंचना, उनके रोस्टर्स बनते हैं, उनको सर्वेलेंस होती है, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं।
तो अरबों रुपया लगता है इस चीज़ में। तो लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये वैक्सीनेशन लग रही है? जी बिल्कुल, लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी लग रही है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने हैं सारों में लग रही है, उसके अलावा भी लाहौर में बहुत सारे सेंटर्स हैं वहाँ पे लग रही है। सही हो गया जी, आप जा सकते हैं अपने करीबी सेंटर में, और इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल जो आपके डोर स्टेप पे आप जाके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जी हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक बच्चे को एक दफ़ा मीजल हो गया, दोबारा होने का खदशा भी होता है, और ये भी होता है कि 10 दिन बाद दोबारा हो गया, कुछ ऐसे केसेस भी रिपोर्ट होते हैं? देखें, मीजल्स हो गया, ये जो वायरल इन्फेक्शन है, स्पेशली मीजल्स है, यही मतलब रूबेला भी है, इसको कहते हैं एक दफ़ा अगर हो जाए, बीमारी हो जाए तो इसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है। अच्छा, यानी एक दफ़ा हो गया तो इसको दोबारा मीजल्स नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है कि कई दफ़ा वो कहते हैं जी हमारे बच्चे को पिछले साल भी निकला था, उससे पिछले साल भी निकला था, वो मीजल्स नहीं होता, या उस वक्त मीजल्स नहीं होगा या मीजल्स नहीं होगा, क्योंकि कुछ और वायरल इन्फेक्शंस भी ना, जैसे मैंने कहा कि रूबेला भी है, जैसे जर्मन मीजल्स है या रूबेला, उसका भी रैश मिलता जुलता हो सकता है पिछले साल वो हुआ, अब ये हो गया, नेक्स्ट ईयर कोई और, या एलर्जी हो गई है, किसी मेडिसिन से एलर्जी हो गई है, कोई और प्रॉब्लम हो गया। तो मीजल्स के जो टिपिकल फीचर्स होते हैं, बेसिस उनकी डायग्नोसिस की वही होती है, और जिसको एक दफ़ा हो जाए उसको फिर दोबारा नहीं होता। ठीक है, दोबारा नहीं होता। ठीक हो गया वो जी। अब ये आप किसी और चीज़ के साथ उसको मर्ज कर रहे होते हैं तो दोबारा नहीं होता। बच्चे की इम्यूनिटी कितनी मैटर करती है? जिस बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त बहुत अच्छी है, सेहत बहुत अच्छी है, जो बच्चा खाता पीता बहुत अच्छा है, उस पर कोई वायरल इन्फेक्शन उस तरह से अटैक नहीं करता? नहीं, देखें, अगर बच्चा अच्छा खाता पीता है ठीक है, लेकिन अगर वो उस वायरस को पहले एक्सपोज नहीं हुआ हुआ, अच्छा, उस वायरस के अगेंस्ट उसकी इम्यूनिटी नहीं है, तो उसको वायरस लग सकता है। क्योंकि कुछ लोगों का ना, देखें डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की सोच ये भी है, बच्चे को खिलाओ पिलाओ अच्छा, ये वैक्सीनेशन वगैरह कुछ नहीं करती है, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी, बच्चा आपका सेहतमंद होगा, तो वैक्सीनेशन ने क्या करना है? देखें, आपकी इधर सोसाइटी में मैं भी देखता हूँ, आप भी देखती होंगी, जो लोग आते हैं बाहर से आते हैं, यूरोप से आते हैं, अमेरिका, यूएई, कहीं से भी आते हैं, 2-2 साल बाद, 5-5 साल के बाद आते हैं, उनके बच्चे बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, सारा कुछ खाना पीना अच्छा होता है, आते ही 2 हफ्ते में बीमार हो जाते हैं। एक्चुअली ऐसे होता है, मेरी अपनी बहन के बच्चों के साथ यही होता है। पेट तो लाजमी बच्चों का खराब होता है, पेट भी होता है, खांसी भी शुरू होती है, जुकाम भी हो जाता है। इसकी वजह होती है कि वो जो यहाँ के वायरसेस हैं, जहाँ की जो बीमारियां हैं, उनसे वो एक्सपोज ही नहीं होते। वो जब वायरस आता है तो वो उनको एक दफ़ा बीमार करता है, फिर वो जाके ठीक होते हैं। वाइस वर्सा, जब यहाँ के लोग कई दफ़ा ट्रैवल करके जाते हैं किसी भी और कंट्री में, पहली दफ़ा जाते हैं तो वायरस इन्फेक्शंस लगती हैं, या जैसे हज उम्रा पे जाते हैं, सेहतमंद लोग आते हैं, लाजमी ऐसे होता है, आपको खांसी शुरू हो जाती है। और फिर जैसे से फॉर एग्जांपल येलो फीवर है, ये इस तरह की बीमारियां जो अफ्रीका से आती हैं इन लोगों में जो लेके, तो उसकी वैक्सीनेशन इसीलिए ज़रूरी होती है ना, कि बेशक आप सेहतमंद हैं, लेकिन अगर एक वायरस आपको वहाँ पे मिलेगा और आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है। देखिए, इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, एक तो जनरल इम्यूनिटी ना, कुछ सेहतमंद है, हर लिहाज से फिट है, उसका दिल भी ठीक है, हार्ट भी ठीक, उसका लिवर भी ठीक है, किडनी, सारा कुछ ठीक है, वो अगर कोई बीमारी आएगी ना, उसको अच्छे तरीके से टैकल करेगी बॉडी, बहुत जल्दी बेड पे नहीं लेटेगा, बहुत जल्दी आप समझ लें कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं होगा, मसले मसाइल नहीं होंगे। लेकिन एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है ना, खास बीमारी के अगेंस्ट, जैसे हेपेटाइटिस बी है या ए है या येलो फीवर है, वो तो वैक्सीन से ही आती है, या वैक्सीन से आती है या बीमारी के एक्सपोज होने से आती है, वैसे नहीं आती, वैसे नहीं आती। ठीक हो गया। कुछ चीज़ें जो आप पेरेंट्स को बताना चाहें कि जब भी बच्चे की वैक्सीनेशन कराएं तो पहले इन चीज़ों का ख्याल रखें, बाद में इन चीज़ों का ख्याल रखें। हम घर जाते ही ना बच्चे को वो कुछ ऐसी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब होगी, हम उसको जोड़ देते हैं जी उसके साथ कि अच्छा बच्चे को वैक्सीनेशन हुई थी तो इसका साइड इफेक्ट हो गया। पहले और बाद में वैक्सीनेशन की किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखें, एक तो वैक्सीनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइम का तो ख्याल रखें ना, लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे, अफोर्डिंग, बाकी दुनिया जहाँ के सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए और जी 2 महीने लेट आएंगे ना, से फॉर एग्जांपल उसकी लगनी थी, अगर अगस्त में लगनी थी, नवंबर में आ रहे हैं, उनसे पूछना 3 महीने लेट आए, बस डॉक्टर साहब रोजाना कोशिश करते हैं आने की, हाँ, आया नहीं जाता। मैं क्या 3 महीने से रोजाना ही कोशिश कर रहे हैं, मैं क्या कोई वीज़ा लेके आना था हमने इधर से उठ के इधर तक ही आना था ना। लेकिन ये देखे, ये थोड़े से लापरवाही हो जाती है ना, जहाँ पे इतने काम और कर रहे हैं वहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखें, जब उसका टाइम आता है उस पर जाके वैक्सीन कराएं, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बेशुमार लोग ऐसे हैं, जब आते हैं पिछला कार्ड जो वैक्सीनेशन का होता है घुमा के आ जाते हैं, डॉक्टर साहब वो कार्ड तो घूम के आप देख लें अब कौन सी लगनी चाहिए, कोई जो लगनी चाहिए वो लगा दें। फिर हम उनको समझाते हैं कि भाई इसकी एक तरतीब है, एक तरीकाकार है। देखें, वैक्सीन का एक जैसे पहला एक टीका लगता है ना, अगर किसी में 0 डॉक्टर ने तो याद नहीं रखा हुआ ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला टीका लगा है ना, 0 इम्यूनिटी से इम्यूनिटी चलेगी 60%, एंटीबॉडीज बन गई, दूसरे से 60 से चलेगी 90%, तीसरे से चलेगी 95%,
ठीक है ना, एक तरतीब के साथ ऊपर जा रही है ना। जी ऐसे ही है, तो वो तरतीब भी खराब कर लेते हैं लोग सारे, कई दफा उसके जिम्मेदार आप हैं जी, फिर डॉक्टर नहीं है। हमारे साथ कॉलर है नदीम, सवाल कीजिए नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम नदीम है और मैंने डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन करना था कि बच्चों को हम पोलियो के कतरे पिलाते हैं तो वही टीमें 1 महीने बाद दोबारा आ जाती हैं या 1.5 महीने बाद, तो हमें दोबारा कतरे पिला लेने चाहिए या हमें उनसे कहना चाहिए कि हमने पिला लिए हुए? ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, एक तो वो हर महीने नहीं आते, वो थोड़ा सा लग यही रहता है कि बेचारे वो पोलियो कभी टीवी में नज़र आ रहे होते हैं, कभी फिरते नज़र आ रहे हैं, तो लगता है कि जी हर महल्ले में हर महीने आते हैं। वो हर महीने नहीं आते, वो आते हैं रूटीन में बहुत ही जल्दी आएंगे तो 3 महीने के बाद आते हैं, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। एवरेज एक सोसाइटी में एक जगह साल में 2-3 कंपेन्स ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। सेकेंडली एक मसला ये है कि कंपेन होती क्यों है। कंपेन देखें इसलिए होती है कि जैसे भी मैंने कहा ना, आप MR के साथ तो 12 डिस्ट्रिक्ट में पोलियो के कतरे भी पिला रहे हैं। वो इसलिए पिला रहे हैं कि जो वो सैंपलिंग करते हैं ना पानी की, सीवर वाटर की, उसमें पोलियो वायरस पाया जा रहा है। ठीक है ना, जब वो पाया जाता है ना पोलियो वायरस, तो मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था वो इसी तरह ही है कि आपकी सोसाइटी में एक मसला बना हुआ है, तो जब वो पोलियो वायरस सोसाइटी में पाया जा रहा है तो फिर कंपेन चलाते हैं कि देखें अगर कोई बच्चा इम्यूनिटी उसकी रह गई है, ठीक है, तो हम उसको पिला दें ताकि वो अगर वो रह गया तो उसकी इम्यूनिटी बन जाए। उसमें मैं एक और चीज बता दूं, सॉरी डॉक्टर टाइम बहुत कम है, हम आप हमारे साथ ही हैं, हम हेडलाइंस के बाद आते हैं तो फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे।